सरकार है वो येन केन प्रकारेण एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करके और केवल अंधभक्त तैयार करना चाहती है। इनको कोई शिक्षा से मतलब नहीं है, केवल अपने जयकारी लगवाने से मतलब है। वो अंधभक्त कौन? जिनको ज्ञान नहीं होगा, केवल मोदी मोदी नारा लगाते रहेंगे और इनका काम चलता रहेगा। यही नीति है इनकी। बड़ी शर्म की बात है कि जो देश का भविष्य बनाने वाले हम हैं, शिक्षक है, वो सड़कों पे आने के लिए मजबूर हुआ है। सोची समझी साजिश है कि केवल अपर क्लास का बच्चा इन प्राइवेट निजी विद्यालयों में पढ़े, वो बच्चे आने वाले टाइम में इस राज्य और देश को दिशा और दशा तय करेंगे। बाकी मिडिल क्लास और लोअर क्लास अब रहा नहीं, और ये रहने देना भी नहीं चाह रहे। हमारे राजस्थान में सोच को सिलेबस से निकाल दिया गया है, डार्विनवाद को खत्म कर दिया। केवल धर्म की शिक्षा, रामायण महाभारत पढ़ो और देश को धर्म गुरु बनाओ। जो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ाई हम देते हैं, उनको पढ़ाई से रोकना चाहती है। एजुकेशन का बजट इसने कम कर दिया। खंडहर भवन के नाम पर स्कूलों को बंद कर दिया गया। अरे खंडहर भवन की मरम्मत कराओ, ने बंद क्यों करते हो? ये कोई नियम है क्या? साथियों नमस्कार, हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं और एक मैसिव प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। आप पहले कैमरामैन से कहूंगा कि नजारा दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या में पूरे देश भर से टीचर्स इकट्ठा हुए हैं और मांग ये है कि जो लोग अपनी सर्विस का आधे से ज्यादा समय पूरा कर चुके हैं या फिर 20-20, 25-25 सालों से शिक्षा दे रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं और अच्छे स्टूडेंट्स का भविष्य बना रहे हैं, उन्हें दोबारा एग्जाम्स देने में बिठाने की कोशिश की जा रही है। अब जरा देखिए कि जिसकी 30 साल 50 साल उम्र पार हो चुकी है, जो सर्विस में 30 साल रह चुके हैं, वो भी एग्जाम देने जाएंगे और उनका बेटा भी एग्जाम देने जाएगा। ऐसी सिचुएशन बन चुकी है। कुछ टीचर्स ही हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ पर परेशानी किस बात की है। सर क्या नाम है आपका? सर सुभाष डाका, राजस्थान से। राजस्थान से। कितना वर्ष से टीचिंग के पेशे में हैं आप? 25 वर्ष से है। 25 वर्ष से। अच्छा, तो अब तो कहा जा रहा है कि टेट अगर पास नहीं किया है तो फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। देखिए, आपको मैं ये बताना चाहूँगा, जब भी इस देश में किसी कर्मचारी की नियुक्ति होती है, हाँ, तो उस नियुक्ति से पहले मापदंड होते हैं, योग्यता होती है और उस योग्यता के स्तर के अनुसार ही उस व्यक्ति को नियुक्ति दी जाती है। भले ही वो किसी कैडर में हो, चाहे शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, उस योग्यता जो पार करता है उसको नियुक्ति दी जाती है। जब 2010 से पूर्व जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं जी, चाहे 95 के हो, 98 के हो, 2000 के हो, 2004 के हो, जब उनको राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकार ने नियुक्ति दी और जिस समय योग्यता के मापदंड तय किए गए थे, जो ये सारे जो अध्यापक हैं उन मापदंडों पे खरे उतरे हैं, तब जाकर के उनको एक अध्यापक बनाया गया है। अब माननीय न्यायालय के द्वारा जी एक अविवेकपूर्ण निर्णय इस देश के शिक्षकों के साथ किया है। मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति को नियुक्ति मिल गई, टीईटी ये एक योग्यता है जो 2010 के बाद में है, लेकिन 2010 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हो गए, नियुक्त होने के बाद में किस प्रकार की योग्यता का निर्धारण करना चाहते हैं, ये एक बिल्कुल बेतुका और अविवेकपूर्ण निर्णय है। और आज हम अखिल ऑल इंडिया ज्वाइंट कमेटी जो शिक्षक है एसटीएफआई के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के शिक्षक इसका विरोध दर्ज करवाने के लिए आए हैं और केंद्र सरकार को भी के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट में अपने महाधिवक्ताओं के द्वारा दमदार पैरवी करके और इस निर्णय को निरस्त किया जाए, वरना ये इस हिंदुस्तान का जो शिक्षक है वो सड़कों पे उतरेगा, सड़कों पे जलजला फैला देगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। लेकिन सर ये बताइए, आप हमने कई बार देखा है सुप्रीम कोर्ट से सरकार के जो लाइंस नहीं है उसके खिलाफ का कोई फैसला आता है तो फिर अध्यादेश आता है, फैसले को पलट दिया जाता है। जैसे भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का बात थी तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और गाइडलाइंस दी, सरकार अध्यादेश लाई, फैसला पलट दिया गया। क्या वैसी ही उम्मीद आप लोग भी कर रहे हैं कि अगर न्यायालय से आपके खिलाफ फैसला आता है, टीईटी आप पे थोपा जा रहा है, तो क्या अध्यादेश की मांग करेंगे आप लोग? निश्चित रूप से हम केंद्र सरकार को भी ये बताने के लिए आए हैं कि वर्तमान संसद जो सत्र चल रहा है उसमें एक अध्यादेश लाएं और सुप्रीम कोर्ट में शानदार पैरवी करें
जो इस देश के लाखों करोड़ों शिक्षकों पर जो तलवार अटकी है, मैं ये मानना चाहता हूँ केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि किसी भी प्रकार का सार्वजनिक उपक्रम न बचे। तो हमें इसके लिए खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी और केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे, झुकाएंगे और अध्यादेश लाने के लिए मजबूर करेंगे और उस अध्यादेश के माध्यम से हम निश्चित रूप से स्टेट को रद्द करवाने में सफल होंगे। सर क्या नाम है आपका? कैलाश नरा, राजस्थान से। राजस्थान से हैं आप भी? राजस्थान से। सर आप लोगों के ऊपर अब एग्जाम, जो लोग एग्जाम लिखते हैं, एग्जाम बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, अब वो दोबारा एग्जाम में बिठाने की तैयारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और सरकार भी। मैंने कई बार मैं ट्विटर पे जब मैं इस सब के बारे में पढ़ रहा था तब पता चला कि अब आपके बच्चे और आप साथ में बैठ के टीईटी की तैयारी करेंगे और टीईटी के पेपर देने जाएंगे। क्या इस तरीके का ख्याल मन में आता है कि हमारे करियर पे जो हमने इतनी मेहनत से इतने सालों से बनाया उस पर अब एक तलवार लटकी हुई है? बिल्कुल तलवार लटकी हुई है। बड़ी शर्म की बात है कि जो देश का भविष्य बनाने वाले हम हैं, शिक्षक है, वो सड़कों पे आने के लिए मजबूर हुआ है आज दिल्ली जंतर मंतर पे। ये सरकार और न्यायपालिका की हठधर्मिता है। सरकार भी न्यायपालिका के माध्यम से ये चाहती है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ाई हम देते हैं, उनको पढ़ाई से रोकना चाहती है। रोकने के बाद में जैसे नीचे की पढ़ाई अगर रुक जाएगी तो आगे एजुकेशन लेने के लिए उनको क्वालिफाई नहीं होंगे तो वो पुराना जो देश था, अपना पुराना डरा था, उस डरे में वापस ले जाना चाहती है सरकार। सरकार की दो ही व्यवस्था रहेगी, एक तो निम्न वर्ग रहेगा, एक उच्च वर्ग रहेगा। मध्यम वर्ग को धीरे धीरे सरकार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ये सरकार अंधभगत बनाना चाहती है। बात यह है, आता हूँ, एक मिनट। बात यह है कि जैसे संसद में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, आज सुप्रीम कोर्ट के जजों को अगर जज बनने के लिए जो योग्यता है उसकी एग्जाम आज उनसे करवाई जाए तो वो क्या एग्जाम देंगे। दूसरी बात यह है कि जिस एग्जाम हमारे राजस्थान में आरपीएससी चलती है, आरपीएससी के एग्जाम जैसे हिंदुस्तान में यूपीएससी चलती है, राजस्थान में आरपीएससी चलती है। आरपीएससी ने एक एग्जाम हमको टीचर बनाने के लिए जो एग्जाम ली, उस एग्जाम में हम मेरिट होल्डर रहे, मेरिट लाने के बाद में हमें नियुक्ति दे दी। तो क्या हमारे योग्यता पे प्रश्न चिन्ह है? मतलब आपकी जब नियुक्ति हुई तब आपसे एग्जाम लिया गया, जो भर्ती परीक्षा का एग्जाम था, परीक्षा का आरपीएससी का एग्जाम लिया गया था और उसमें जो मेरिट में आए उनको ही हमें शिक्षक बनाया गया था। 2010 में टेट का कानून बना। टेट 2010 के बाद में जो भी टीचर लगे हुए हैं उनको टेट की एग्जाम जैसे आरपीएससी पहले लगती थी, आरपीएससी को बंद करके टेट कर दिया। लेकिन क्या धोखा जैसा महसूस हो रहा है कि आप इतनी मेहनत करके आपने अपनी जवानी के समय में खून पसीना जलाया होगा तब जाके पेपर निकाले होंगे और आज आके आपको बोल रहे हैं कि नौकरी आधी कर ली है, चलो दोबारा पेपर दो। क्या धोखा महसूस कर रहे हैं? धोखा ही कर रहे हैं। क्योंकि सरकारों की और इनकी मनसा साफ नहीं है। ये चाहते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा जितनी जल्दी बर्बाद हो, सार्वजनिक शिक्षा से इनका पीछा छूटे। और जो एनईपी का जो ड्राफ्ट 2020 में केंद्र सरकार लेके आई है कोरोना में, बिना किसी सहमति के, बिना पक्ष विपक्ष की सहमति के, उसका बैक पे यही पीछे से ये है कि सार्वजनिक शिक्षा को बर्बाद करके इन टीचर्स को निकाल करके और फिर संविदा भर्ती करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। उनमें इनको पैसा देना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे जो राजकीय विद्यालय हैं इनको बंद करने की इनकी मंशा है। उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो पैसा जिसके पास होगा वो बच्चा पढ़ेगा, तो पैसे वालों के बच्चे पढ़ेंगे और गरीबों के बच्चे को पढ़ नहीं पाएंगे। सर कई हमने खबरें सुनी कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब में सरकारी जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको मर्जर के नाम पे बंद भी किया जा रहा है, हजारों की संख्या में। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा कुछ? कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, मर्जर के नाम पे बंद कर रहे हैं। पहले आरटीई में जो प्रावधान था स्पष्ट रूप से कि 1 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय होना चाहिए, 1 से 5 तक का प्राइमरी एजुकेशन। अगर 1 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय नहीं है तो छोटे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। पिछली जो सरकारें थी उन्होंने 98 और 99 में जो विद्यालय खोले वो 1 किलोमीटर की परिधि में जितनी भी ढाणियाँ थी उनमें सब में खोल दिए। बाद में जो सरकार ये आई तो इन्होंने धीरे धीरे एक साथ 18,000 स्कूलों को बंद कर दिया था मर्जर के नाम पे, और आधे स्कूलों को अब तक बंद कर दी है, आधे स्कूल राजस्थान में बचे हैं। स्थिति ये है कि ये धीरे धीरे सार्वजनिक जो उपक्रम जितने भी हैं उनमें शिक्षा भी है, ये शिक्षा से अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं।
और गवर्नमेंट अगर चाहे पैरवी करना चाहे, विधेयक लाना चाहे, अध्यादेश कोई भी लाना चाहे, तो सरकार के हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाएं, उस दिन हम सड़कों पे संघर्ष करें, ये तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है। नहीं, ये बात ठीक है कि इस वक्त सर को क्लासरूम में होना चाहिए था, इस वक्त अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए था। एग्जाम्स भी आ रहे हैं, है ना, अभी फाइनल के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम है, अभी चलेंगी फरवरी में ही, फरवरी से टीजीटी है। हाँ, टीजीटी। हाँ, तो मेरे फादर भी टीजीटी रहे, टीजीटी एसएसटी रहे थे, और वो भी 2010 से पहले की भर्ती में था। अगर आज वो होते तो उन्हें भी एग्जाम देना पड़ जाता, शायद उनकी नौकरी में भी खतरा होता। बिल्कुल खतरा होता है। कुल मिला के ये डरा करके और सारा काम अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं। ये कोर्ट का माध्यम लेकर के सरकार है ना, स्कूलों को बंद करना चाहती है। सर, आप क्या कह रहे थे? मैं सुरेंद्र पूनिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है वो येन केन प्रकारेण एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करके और केवल अंधभक्त तैयार करना चाहती है। और अंधभक्त कौन? जिनको ज्ञान नहीं होगा, केवल मोदी मोदी नारा लगाते रहेंगे और इनका काम चलता रहेगा। यही नीति है इनकी। हमारे राजस्थान में खंडहर भवन के नाम पर स्कूलों को बंद कर दिया गया। अरे खंडहर भवन की मरम्मत कराओ ने, बंद क्यों करते हो? ये कोई नियम है क्या? हमारे राजस्थान में ऐसा शिक्षा मंत्री बना है, वो खंडहर भवन कमजोर के नाम पर हजारों स्कूलों को बंद कर दिया। कोई बजट नहीं और नहीं, दूसरे दूर के 5 किलोमीटर दूर के स्कूलों में उनको मर्ज कर दिया गया। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? मतलब इनका कोर्ट का सहारा लो, नया नियम लाओ और कुछ भी लाओ, नया सिलेबस लाओ, नई नीति लाओ, या नई शिक्षा नीति लाएं। उसमें ये कह रहे हैं कि ये मातृभाषा में पढ़ाएंगे। इनको केवल और केवल एक ही मतलब है, अंधभक्त तैयार करो, मैं साइंटिस्ट तैयार मत करो, केवल धर्म की शिक्षा पाओ और हमारी जय जयकार बोलो। ये दो। आप लोग स्कूल से पढ़ाते होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, इस सब की बातें तो स्कूल में होती होंगी। सोच को ही सिलेबस से निकाल दिया गया है, डार्विनवाद को खत्म कर दिया। केवल धर्म की शिक्षा, रामायण महाभारत पढ़ो और देश को धर्म गुरु बनाओ। एजुकेशन का बजट इसने कम कर दिया। अभी आपने बजट देखा होगा केंद्र सरकार का, उसमें 2.5%, जब 6% 8% बजट का हिस्सा हुआ करता था एजुकेशन का, और सबसे ज्यादा आदमी का जीडीपी का 6% 8%, बजट का नहीं। बजट में तो पॉइंट कुछ में जा रहा है। हाँ, लेकिन इसने बहुत खत्म कर दिया सारा। एजुकेशन नाम को बर्बाद करने से मतलब है। यूजीसी में नए नियम ला रहे हैं, सारा सिस्टम बर्बाद करने का कार्यक्रम है इनका। इनको कोई शिक्षा से मतलब नहीं है, केवल अपने जयकारी लगवाने से मतलब है। सर, आपका क्या नाम हुआ? मैं बाबूलाल भामू सर, सीकर राजस्थान से। सीकर राजस्थान से। अच्छा, तो मैं सर से भी पूछ रहा था कि कई स्कूल्स बंद किए गए। आपको क्या लगता है कि अगर क्या मर्जर की जरूरत पड़ रही है तो क्या मर्जर नहीं करने चाहिए स्कूल्स के? मैं सर आपके चैनल के माध्यम से यहाँ जो भी जागरूक शिक्षक साथी आए हैं अलग अलग स्टेटों से, मैं इन सबको बताना चाहूँगा कि ये जो मर्जर है एक गवर्नमेंट की सोची समझी साजिश है। मर्जर की कहीं भी राजकीय विद्यालयों के लिए जरूरत नहीं है। जहाँ संसाधन नहीं होते वहाँ संसाधन बढ़ाओ, उनका इम्प्लीमेंट ढंग से करो। यदि सीधा उदाहरण है कि घर में अपने कोई चीज़ की कमी हो तो अपने घर को तोड़ते नहीं, जोड़ने की बात करनी चाहिए। संसाधन बढ़े, बच्चे बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, टीचर्स दो। 1.5 लाख के लगभग हमारे राजस्थान में वैकेंट सीटें पड़ी हैं। स्कूलों की स्थितियाँ क्या है, सर ने अभी बात करी। बहुत सारे ऐसे विद्यालय जो मर्जर इस वजह से कर दिए गए क्योंकि भवन खराब है। यदि भवन खराब है तो आप रिपेयरिंग कराओ ना, नया बिल्डिंग दो ना, बच्चों के लिए आप सुविधाएं जुटाओ तो अपने आप बच्चे पढ़ेंगे। और वहाँ के जो भी हैं स्टाफ उनका यूटिलाइज होगा तो ये सारी व्यवस्थाएं एक निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के बच्चे। सरकार यही बता दी सर, बजट कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से लेके आएंगे? अगर इतने ही भवनों की मरम्मत करनी पड़ जाए और भवन नए बनाने पड़ जाए, पैसा कहाँ से लाएंगे? गवर्नमेंट के मैं आपके इससे बताना चाहूँगा सर आपको कि गवर्नमेंट ये चाहे कि संसाधनों में अपने को सुधार करना है तो गवर्नमेंट के पास ऐसे खूब सारे सोर्सेज हैं। केवल इस समस्या का ये हल नहीं हो सकता कि इनको बंद कर दो, इनका क्लोजर कर दो, इन बच्चों का विद्यालय छूटे। आज ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कल को समाज में इनकी क्या स्थितियाँ रहेंगी, आने वाले समय में ये कई प्रकार के अवरोधक और समाज के हमारे बैरियर बढ़ेंगे। ये बहुत सोची समझी साजिश है कि केवल अपर क्लास का बच्चा इन प्राइवेट निजी विद्यालयों में पढ़े, वो बच्चे आने वाले टाइम में इस राज्य और देश को दिशा और दशा तय करेंगे। बाकी मिडिल क्लास और लोअर क्लास अब रहा नहीं और ये रहने देना भी नहीं चाह रहे। सर ने बहुत मजबूत बात कही है कि अगर आप बच्चे को स्कूल तक नहीं जाने देंगे या स्कूल का रास्ता बंद करेंगे तो वो समाज में अवरोध का काम करेंगे। ये बात सही समझ पा रहा हूँ मैं। अगर आप स्कूल से हटा देंगे, ये तमाम जो टीचर्स यहाँ पे हैं, मैं कह रहा हूँ दोबारा दिखाइए आप पूरा दृश्य, तमाम टीचर्स यहाँ पे हैं, ये केवल ये कह रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दीजिए, शांति से पढ़ाने दीजिए। क्यों?
क्योंकि हमारे गांव के बच्चे, हमारे कस्बों के बच्चे सामान्य स्कूलों में ही जा पाते हैं। ये अर्वाचीन, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन सब में हजारों लाखों की फीस नहीं दे पाते। सर, मैंने अपने बेटे के लिए स्कूल की फीस सर्च की तो दिल्ली पब्लिक स्कूल का पता चला 1 साल की 1,60,000 रुपए फीस है। आपके विद्यालयों की फीस क्या है, आप जरा बताएं। मैं सर बताऊं, मैं मेरे राजस्थान से बिलोंग करता हूं, वहाँ की बात करूं, इन सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक जो अपने मिडिल सेक्शन की बात है, जिनको प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, कहीं कोई प्रकार की फीस नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत से सोर्सेज हैं बच्चों को जोड़ने के, चाहे वो अपने यूनिफॉर्म की बात करें, दूध की बात करें, एमडीएम की बात करें। मैं इस मर्जर पे आज, और यहाँ जो अपने टेट के लिए लोग खड़े हुए हैं, इनके लिए मैं एक आपको छोटी सी चीज़ बताऊं। इसी में एक बात और जोड़नी चाहूँगा कि संविदा भर्तियों को लेके जो मामला चल रहा है, ये एक नई परिकल्पना इस राज्य में चली है। पहले तो नहीं होते थे संविदा कर्मी। आज एक संविदा कर्मी 16,900 में नौकरी कर रहा है, और एक परमानेंट एम्प्लॉय लगभग 60, 70, 80 हज़ार लाख रुपए तक के भी आदमी हैं जो लंबी सेवा में रहते हुए आए हैं। तो जब संविदा कर्मियों को आप ले रहे हो तो एक आदमी के बनिस्बत आप 4 लोगों से काम लेना चाह रहे हो। अपने लेबर है उसको तो आप वहाँ कंज्यूम कर रहे हो। 1 लाख रुपए में 4 टीचर में 4 टीचर रह रहे हो जो अच्छे, और जिन्होंने अपना जीवन दिया है स्कूलों के प्रति, आज उनको टेट के नाम से आप अलग डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो। कहाँ की परिभाषा है बताओ? आज एक कलेक्टर जो 20 साल से कलेक्टर है, तो वो वापस यूपीएससी फाइट कर पाएगा? आईपीएस वापस एसपी बन पाएगा? बताओ कहाँ का। जिसे मेरे स्टेट कैडर की बात करूँ तो आरएएस वापस आरएएस हो पाएगा? ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश है, और इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन लोगों ने एक प्रैक्टिकल का साधन बना लिया है। इनको प्रयोग करो। टीचर सबसे इनका इमोशनल पॉइंट रहता है कि इनके साथ अपने जो भी करेंगे, इनमें कोई इस प्रकार का अगेंस्ट होने का रहेगा नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में जब टीचिंग से ज्यादा नॉन टीचिंग जॉब करवाए जाते हैं। राजस्थान में एसआईआर हुई, आप ही लोगों को तमाम लगाया होगा, है ना? तमाम इस्तेमाल इन लोगों का होता है, तमाम प्रेशर इन पे होता है। आपको जनगणना करवानी है तो टीचर्स को भेज दीजिए, पशु गणना करवानी है टीचर्स को भेज दीजिए, वृक्ष गणना करवानी है तो टीचर्स को भेज दीजिए। इस तरीके क्या कुत्ते पकड़ने पे भी ड्यूटी लगा दी है हरियाणा में। आप हरियाणा से हैं सर? हाँ जी सर। कितने समय से आप टीचर हैं? मेरे को सर 26-27 साल हो चुके हैं। 27 साल के बाद आपके बच्चे भी आपके मतलब कद में तो बराबर ही आ गए होंगे, है ना? उनका करियर बनाने की जगह अपने करियर को बचाना अपने पड़ेगा। करियर की चिंता हो चुकी है सर, क्योंकि अब जो उन्होंने टेट की शर्त रखी हुई है वो अब नहीं हो पाएगा इस सब में। तो दिक्कत तो है ये। राजस्थान हरियाणा में भी क्या स्कूल बंद होने की खबर सुनी आपने? हरियाणा में भी हो रहे हैं जी, लेकिन वहाँ पर कुछ एक स्कूल ऐसे है कि संख्या कम होने की वजह से मर्जर कर रहे हैं वो। अच्छा, स्टूडेंट्स कम हैं इसलिए मर्जर उसकी वजह से। अच्छा, हरियाणा का मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे दूं। स्कूलों को बंद करने का एक बढ़िया तरीका है। अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो 1,000 रुपए सरकार देगी, है ना? ये बात है ना? हाँ, हरियाणा में है ना? उसमें क्या था सर, पहले जो बीपीएल परिवार थे या गरीब जिनकी 1,80,000 तक इनकम हुआ करती थी, उनके बच्चों का अलाउड था। इस बार वो नियम ये बढ़ा रहे हैं कि जिनकी 8 लाख तक की इनकम है वो अपने बच्चों तमाम ईडब्ल्यूएस के अंदर आने वाले लोग, अगर 8 लाख तक की इनकम है तो वो अपने बच्चों को अगर प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो उनकी फीस सरकार देगी। ये 1,000 रुपए तक की फीस सरकार देगी, और अगर आप सरकारी स्कूल में आएंगे तो आपके पास 500 रुपए की फीस ली जाएगी। हैं? सरकारी में तो फीस है नहीं। है कुछ स्कूलों में है, कुछ स्कूलों में है, जैसे पीएम श्री है, सेंटा के स्कूल हैं, उन स्कूलों में है फीस। हाँ, ये वाली स्थिति भी है। से एफिलिएटेड है सर, जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है सर, उनमें फीस है। स्टेट बोर्ड वाले में नहीं है। नहीं, स्टेट बोर्ड वाले। सर, आपका क्या नाम? ओम प्रकाश। आप भी राजस्थान से? अच्छा। सर, नामांकन के नाम पे जो स्कूलें बंद की जा रही है ना, वो नामांकन कम क्यों हुआ ये तो नहीं सोच रहे हैं, केवल बंद कर रहे हैं। नामांकन कम इसलिए हुआ, एनईपी में प्रवेश की आयु प्रथम कक्षा में 6 साल कर दी। अब 6 साल का बच्चा किस के घर पे बैठा है अभी, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है? किसी के घर में 6 साल का बच्चा नहीं है। तीन आज के बच्चों का मानसिक स्तर घटा नहीं है, बढ़ा है। तकनीकी की सहायता से लोग बच्चों का मानसिक स्तर बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। आप उनकी प्रवेश आयु किसने कहा कि आप 6 साल करो? हमसे पूछा नहीं, टीचर से कुछ पूछा ही नहीं। टीचर्स के ऊपर स्कूल पे अगर कोई आप पॉलिसी बना रहे हो तो कम से कम पूछो उनके प्रतिनिधियों को कि क्या है, आपकी समस्याएं क्या है, उसका निदान उसके। इनको वो डायग्नोस नहीं करना है कि क्या समस्या है। प्रवेश की आयु 6 साल कर दी, बच्चा नहीं आएगा। नामांकन इस साल का शून्य हो गया ना प्रथम कक्षा में, ये साल दर साल चलता रहेगा। फिर आगे फिर बोल देंगे कि स्कूल में तो बच्चे आ ही नहीं रहे, बंद करो। फिर बंद कर देंगे। फिर सेकंड क्लास में बंद हो जाएगा, थर्ड में होगा। ऐसे करते हैं प्राइमरी एजुकेशन को ठप्प कर देंगे। देखिए, ये तरीका होता है तमाम संस्थाओं को बर्बाद करने का। निजी स्कूलों में माध्यम अंग्रेजी के माध्यम से वो
3 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, सरकारी स्कूल में 6 साल का जाएगा तो पागल है क्या? सरकारी स्कूल में डालेंगे, क्यों डालेंगे? कहाँ डालेंगे? बच्चे का एडमिशन हम नहीं कर सकते। 4 साल का बच्चा हमारे पास आएगा, हम उसका प्रवेश नहीं कर सकते। 6 साल का बच्चा चाहिए। 6 साल का बच्चा इतना हम और आप तो 5 साल की उम्र में पढ़ने बैठ गए थे, नहीं पहली कक्षा में पहुंच गए। अब हमारे से तो उन बच्चों का स्तर बढ़ा है सर, कम थोड़ा ही हुआ है। अब उन्होंने बेहतर हुए। आज अपना बच्चा वो गैजेट चला सकता है, मोबाइल को अपने से तेज चलाता है, इसका मतलब उसका स्तर बढ़ा है। अब उनको एज करनी थी 4 साल, करती 6 साल, वो डिफरेंस है आप कब कवर कर पाओगे? नामांकन कम होगा, शिक्षकों को उलाना मिलेगी कि आपने पढ़ाया नहीं। पढ़ाएंगे, बच्चे होंगे तो पढ़ाएंगे ना। एक तरफ तलवार स्कूलों पे चल रही है, दूसरी तलवार टीचरों पे चल रही है, और इसका सबका नुकसान होगा छात्रों का। टीचर्स इतने शिक्षित हैं, इतने कुशल हैं कि वे आज उनका कुछ बिगड़ जाए तो भैया वो कुछ ना कुछ पढ़ा कर, शिक्षा इनके पास हथियार है, वो अपना रोजगार चला लेंगे। लेकिन उन हजारों लाखों बच्चों का नुकसान होगा, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। दूसरी चीज, अब ये अपने करियर की फाइट करने कहाँ जाए, ये बात कोई सवाल पूछ रहा है कोई? और आप यहाँ पे तमाम देखेंगे, एक भी टीवी चैनल का कैमरा नहीं पहुंचा होगा। क्या कोई टीवी वाले पहुंच पाए यहाँ? नहीं आए कोई भी, राष्ट्रीय चैनल वाला कोई भी नहीं है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर है। आप पूरा जंतर मंतर वहां से लेकर यहाँ तक देखिए, पूरा सेक्शन सैकड़ों की संख्या में, कम से कम नहीं तो आज सुबह से यहाँ पर आज आकर 500 से 600 700 टीचर्स आए होंगे, या शायद ज्यादा ही आए होंगे। 3000 की संख्या आई होगी। 3000 की परमिशन मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, 3000 से ज्यादा ही है, कम नहीं है। ठीक है, चलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक आंकड़ा 1000 मान लेता हूं। ऑप्टिमिस्टिक आंकड़ा 1000 मान के चलें तो क्या 1000 का आंकड़ा ना सरकार को दिखाई दिया, ना किसी मंत्री को दिखाई दिया, ना ही इस देश की मीडिया को दिखाई दिया? और ये तमाम लोग ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, और तमाम लोग ईमानदार नागरिक हैं, जो कि इस देश की एजुकेशन सिस्टम की नींव की ईंटें हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, दिल्ली के जंतर मंतर से। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।